हम सब ने ये महसूस किया है, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी प्रतिभाशाली हों, लेकिन अगर आप लोगों को संभालना नहीं जानते, तो आपकी आधी से ज़्यादा ऊर्जा वो बेकार की राजनीतिक लड़ाइयों और गलतफहमियों में ही चली जाती है। हम्म। आज हम इसी छुपे हुए कौशल पर बात करने वाले हैं, सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धिमत्ता। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे हाथ जो किताब लगी है मास्टरिंग द सोशल अरीना, उसका तो तर्क ही यही है कि ये कौशल आपकी सफलता और मानसिक शांति के लिए उतना ही जरूरी है जितना आपका कोई तकनीकी ज्ञान। किताब कहती है कि हम अनजाने में ही लोगों के प्रतिरोध, उनकी ईर्ष्या और उनकी चालाकियों से निपटने में अपनी बेशकीमती भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। तो आज हमारा मकसद इसी उलझन को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अक्सर लोगों को गलत क्यों आंकते हैं और कैसे हम एक ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा प्रभावी नजरिया अपना सकते हैं, ताकि हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगा सकें जो असल में मायने रखती हैं। हमारा काम, हमारी कला, हमारी महारत। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस मूल समस्या से जिसकी बात किताब करती है, भोला दृष्टिकोण, या जिसे वो द नाइव पर्सपेक्टिव कहती है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर इसका मतलब क्या है? ये आता कहाँ से है? देखिए, ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ से आता है, हमारे लंबे और निर्भर बचपन से। अच्छा। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे लिए पूरी दुनिया होते हैं, हमारा अस्तित्व उन पर निर्भर करता है ना। तो हम उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं। वो जो असल में है, हम उन्हें उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान और निस्वार्थ समझते हैं। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, रक्षा कवच है। वो समस्या ये है कि ये आदत हमारे साथ बड़े होने पर भी रह जाती है। ठीक यही। मतलब हम अनजाने में ही अपने बॉस, अपने सहकर्मियों या अपने दोस्तों पर भी वही बचपन वाली उम्मीदें थोपने लगते हैं कि वे हमारी जरूरतों को समझेंगे, हमारे अच्छे इरादों को देखेंगे, बिल्कुल, हमारी प्रतिभा की सराहना करेंगे। और जब वो ऐसा नहीं करते तो हम निराश हो जाते हैं। हम दुनिया को अपनी भावनात्मक जरूरतों के चश्मे से देखते हैं, न कि जैसी वो असल में है। हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं और फिर उनके असली इरादों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। और इस भोलेपन का सबसे बड़ा उदाहरण किताब में बेंजामिन फ्रैंकलिन की शुरुआती जिंदगी से दिया गया है। उनकी शुरुआती गलतियां इस दृष्टिकोण को बहुत साफ दिखाती हैं। हाँ, और एक नहीं, कई गलतियां। जैसे जब उन्होंने चुपके से अपने भाई के अखबार के लिए वो मशहूर साइलेंस डू गुड पत्र लिखे। हाँ, जो बहुत लोकप्रिय हो गए थे, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो अपने भाई को सच बताएंगे तो उनकी तारीफ होगी। उन्हें लगा कि उनका भाई उनकी प्रतिभा से खुश होगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बिल्कुल, उनके भाई की ईर्ष्या और असुरक्षा भड़क उठी। फ्रैंकलिन अपनी प्रशंसा की चाह में ये देख ही नहीं पाए कि उनके भाई के लिए ये एक अपमान जैसा था। और फिर वो पेंसिल्वेनिया के गवर्नर कीथ वाला किस्सा भी है। हाँ, जिन्होंने उन्हें अपनी प्रिंटिंग की दुकान खोलने में मदद करने के बड़े बड़े वादे किए। फ्रैंकलिन अपने सपनों में इतने खो गए, इतने ज्यादा, कि उन्होंने उन सारे संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जो चीख चीख कर कह रहे थे कि गवर्नर सिर्फ खोखले वादे कर रहा है। तो उनकी अपनी ही महत्वाकांक्षा ने उन्हें अंधा बना दिया था। हाँ, वो बार बार एक ही पैटर्न में फंस रहे थे, अपनी भावनाओं को दूसरों के यथार्थ पर हावी होने देना। लंदन में भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ, लंदन में प्रिंटरों के साथ भी यही हुआ। उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर एक कॉमन बियर फंड में योगदान देने से मना कर दिया, ये सोचे बिना कि इससे उनके सहकर्मी नाराज हो जाएंगे। नतीजा, सहकर्मियों ने उनके काम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनका अपना गुस्सा और सिद्धांतों पर अड़े रहना उन्हें समूह की सामाजिक गतिशीलता को समझने से रोक रहा था। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इन सब ठोकरों के बाद फ्रैंकलिन को एक एहसास हुआ। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये पूरी तरह से सोच में बदलाव था। और तभी फ्रैंकलिन को वो एहसास हुआ जो इस पूरी किताब का सार है। उन्होंने एक विरोधाभास देखा। क्या? वो अपने काम में, मतलब प्रिंटिंग और विज्ञान में, बेहद तर्कसंगत, धैर्यवान और यथार्थवादी थे, लेकिन जैसे ही बात लोगों से व्यवहार करने की आती थी, वो पूरी तरह से भावुक हो जाते थे। बिल्कुल, अधीर और आत्मकेंद्रित। वो अपने काम में एक वैज्ञानिक थे, लेकिन लोगों के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे थे। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता का मतलब अपने निजी और सामाजिक जीवन में भी वही तर्कसंगतता और दूरी लाना है जो हम अपने पेशेवर जीवन में लाते हैं। ठीक।
उन्होंने फैसला किया कि वे लोगों को एक वैज्ञानिक की तरह देखेंगे, एक अध्ययन के विषय के रूप में। उन्होंने अपनी भावनाओं को समीकरण से हटाने और दूसरों के दिमाग के अंदर घुसकर उनके नजरिए से दुनिया को देखने का अभ्यास शुरू किया। तो ये तो एक सैद्धांतिक बदलाव हुआ, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? फ्रैंकलिन भी अपने इस नए नजरिए को लागू कैसे किया? इसकी शुरुआत होती है एक नए दर्शन को अपनाने से। वो है मानव स्वभाव को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है, उसे बदलने की कोशिश किए बिना। किताब में एक बेहतरीन उपमा है, लोग गुलाब के पौधे की तरह हैं, उन पर कांटे होंगे ही। सही बात है। आप कांटों की शिकायत नहीं कर सकते, ना ही उन्हें हटाने की कोशिश कर सकते हैं। समझदारी इसी में है कि आप कांटों की प्रकृति को समझें और पौधे को सावधानी से संभालें। ये स्वीकृति आपको अनावश्यक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर देती है। और फ्रैंकलिन के जीवन में इस बदलाव का एक ठोस उदाहरण सैमुअल कीमर के साथ उनके रिश्ते में दिखता है। कीमर ने उन्हें नौकरी दी थी, लेकिन फ्रैंकलिन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, पुराने फ्रैंकलिन शायद नाराज हो जाते या बहस करते, बिल्कुल। लेकिन नए फ्रैंकलिन ने अपनी भावनाओं को किनारे रखा और एक जासूस की तरह तथ्यों का विश्लेषण किया। उन्होंने कीमर के नजरिए से स्थिति को देखा। कीमर असुरक्षित था, उसे फ्रैंकलिन के कौशल से खतरा महसूस हो रहा था। फ्रैंकलिन समझ गए कि कीमर की योजना उनके सारे कौशल और संपर्कों का उपयोग करने के बाद उन्हें नौकरी से निकालने की थी, ताकि वो अपना बदला ले सकें। भावनात्मक रूप से परिपक्व होना है। आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, और यही फर्क है। चालाकी होती है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, सामाजिक बुद्धिमत्ता है अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए, ताकि आप असली काम पर ध्यान दे सकें। हाँ, तो गुस्सा होने के बजाय फ्रैंकलिन ने शांति से एक रणनीति बनाई। उन्होंने चुपचाप ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बनाए, नए कौशल सीखे, एक सहायक को प्रशिक्षित किया, और जब सही समय आया तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी दुकान खोल ली। ये तो शतरंज का खेल था, भावनाओं का विस्फोट नहीं। सही कहा। तो ये सिर्फ अपनी रक्षा करने के बारे में नहीं है। किताब में इससे भी एक कदम आगे की बात की गई है, दुश्मनों को दोस्त बनाने की। वो आइजैक नॉरिस की कहानी तो कमाल की है। वो तो सामाजिक बुद्धिमत्ता का एक मास्टर क्लास है। जब एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ आइजैक नॉरिस ने विधानसभा में उनका विरोध किया, तो फ्रैंकलिन ने लड़ने या बहस करने के बजाय नॉरिस का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि नॉरिस एक घमंडी और असुरक्षित व्यक्ति थे, जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था और उन्हें दुर्लभ किताबें इकट्ठा करने का शौक था। तो फ्रैंकलिन ने उनके ज्ञान पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके घमंड को इस्तेमाल किया। ठीक। उन्होंने नॉरिस को एक बहुत ही विनम्र पत्र लिखा। उसमें कहा कि मैंने सुना है आपके पास एक बहुत ही दुर्लभ और दिलचस्प किताब है, क्या आप मुझे उसे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकते हैं? अच्छा। नॉरिस का अहंकार तुरंत संतुष्ट हो गया। उन्होंने तुरंत किताब भेज दी। फ्रैंकलिन ने एक हफ्ते बाद किताब एक और धन्यवाद पत्र के साथ लौटाई। और फिर अगली बार जब वे विधानसभा में मिले तो नॉरिस ने खुद आगे बढ़कर फ्रैंकलिन से बात की, जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस एक छोटे से कदम ने संदेह को प्रशंसा में बदल दिया और एक शक्तिशाली दुश्मन एक पक्का राजनीतिक सहयोगी बन गया। तो फ्रैंकलिन ने ये सब कठिन रास्ते से सीखा, लेकिन किताब हमें कुछ मानसिक मॉडल्स या कहें तो ढांचे भी देती है, ताकि हमें इतनी ठोकरें न खानी पड़े। ये विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान की बात करती है। हाँ, विशिष्ट ज्ञान का मतलब है लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ना सीखना। मतलब सिर्फ उनके शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि ये देखना कि वो कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज का लहजा, उनके हाव भाव, उनकी आंखों की हरकतें। ये गैर मौखिक संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा सच बोलते हैं। खासकर तनावपूर्ण या दबाव वाली स्थितियों में उनके कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि तभी लोगों का असली चरित्र सामने आता है। और किताब में टेम्पल ग्रैंडन का उदाहरण बहुत शक्तिशाली है, जिन्हें ऑटिज्म था। उनके लिए तो ये सीखना कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी। बिल्कुल नहीं। टेम्पल ग्रैंडन लोगों के सामाजिक संकेतों को स्वाभाविक रूप से नहीं समझ पाती थी, इसलिए उन्हें इसे एक एकेडमिक विषय की तरह पढ़ना पड़ा। वो लोगों के साथ अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करती थीं और फिर दूसरों से फीडबैक मांगती थीं कि उन्होंने क्या गलत किया। वो सचेत रूप से सीख रही थीं कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं, और फिर वो अपनी सामाजिक कमियों को सुधारने के लिए काम करती थीं। ये इस बात का सबूत है कि लोगों को पढ़ना एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुआ व्यक्तियों को पढ़ना। लेकिन सामान्य ज्ञान क्या है? किताब का तर्क है कि कुछ नियम और पैटर्न सार्वभौमिक हैं,
जो ज्यादातर लोगों पर लागू होते हैं। यहीं पर सामान्य ज्ञान का विचार आता है। ये मानव व्यवहार के उन सार्वभौमिक, अक्सर नकारात्मक गुणों को समझने के बारे में है जिन्हें किताब 7 घातक सच्चाइयां कहती है। जैसे इनमें ईर्ष्या, अनुरूपता, कठोरता, आत्ममुग्धता जैसी चीजें शामिल हैं। अगर आप इन सच्चाइयों को समझ लेते हैं तो आप लोगों के व्यवहार से हैरान होना बंद कर देते हैं और आप बेहतर ढंग से तैयार रहते हैं। चलिए इनमें से कुछ पर बात करते हैं जो आज के दफ्तरों और सामाजिक जीवन में बहुत प्रासंगिक लगते हैं। ईर्ष्या से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही छिपा हुआ और विनाशकारी भाव है, और इसे पहचानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोई भी स्वीकार नहीं करता कि वो ईर्ष्यालु है। सही बात है। किताब एक बहुत ही दिलचस्प संकेत देती है। जो लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, खासकर छोटी छोटी बातों पर, वे अक्सर सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु हो सकते हैं। ये तारीफ उनकी अपनी असुरक्षा को छिपाने का एक तरीका है। तो इससे निपटें कैसे? सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे भड़काएं ही नहीं। अपनी सफलताओं का ढिंडोरा ना पीटें। कभी कभी अपनी कुछ छोटी मोटी कमजोरियां या गलतियां भी दिखाएं। और सबसे जरूरी, कभी भी किसी को अपनी उपस्थिति में मूर्ख या कमतर महसूस ना कराएं। दूसरा है अनुरूपता, यानी कन्फर्मिज्म, समूह में फिट होने का दबाव। किताब कहती है कि इससे सीधे लड़ना अक्सर आत्मघाती होता है। हाँ, हर समूह के, चाहे वो ऑफिस हो, दोस्तों का सर्कल हो, अपने कुछ अलिखित नियम, मूल्य और सोचने के तरीके होते हैं। यदि आप बहुत अलग दिखते हैं या व्यवहार करते हैं तो आप लोगों को असहज करते हैं और वे आप पर भरोसा नहीं करते। समझदारी इसी में है कि करियर की शुरुआत में आप बाहरी तौर पर समूह के अनुरूप दिखें, अपने विचारों को अपने तक रखें और अपने काम को अपनी विशिष्टता का प्रमाण बनने दें। यहाँ पर किताब 2 वैज्ञानिकों का बेहतरीन उदाहरण देती है, इग्नास सेमिल्विस और विलियम हार्वे। एक शानदार कंट्रास्ट है। सेमिल्विस ने यह पता लगा लिया था कि डॉक्टर अगर अपने हाथ धोएं तो बच्चों को जन्म देने वाली हजारों माताओं की जान बचाई जा सकती है। एक क्रांतिकारी खोज थी। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने से वरिष्ठ डॉक्टरों पर सीधे हमला बोला, उन्हें अज्ञानी और हत्यारा कहा। नतीजा, उन्हें मधुमेह समुदाय से बाहर निकाल दिया गया और उनकी खोज को दशकों तक नजरअंदाज किया गया। और हार्वे ने क्या अलग किया? विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की, वो भी एक क्रांतिकारी विचार था जी। लेकिन उन्होंने पहले कई वर्षों तक चुपचाप काम किया, धीरे धीरे प्रभावशाली सहयोगियों को अपने पक्ष में किया और फिर अपने अकाट्य सबूतों को ही बोलने दिया। मतलब सेमिल्विस सही थे लेकिन सामाजिक रूप से भोले थे, हार्वे भी सही थे लेकिन सामाजिक रूप से बुद्धिमान थे। बिल्कुल। तो इन सब बातों को समेटते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या सामाजिक बुद्धिमत्ता का मतलब एक चालाक, जोड़ तोड़ करने वाला या भावनाहीन इंसान बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये इसका ठीक उल्टा है। इसका मतलब है अपना ध्यान अपनी असुरक्षाओं और इच्छाओं से हटाकर बाहर की ओर केंद्रित करना। जी। लोगों में एक गहरी दिलचस्पी लेना, उन्हें एक पहेली की तरह समझना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को उन अंतहीन छोटी छोटी लड़ाइयों से मुक्त कर लेते हैं जो आपको थका देती हैं। और वो ऊर्जा आपके असली काम, आपकी महारत को हासिल करने में लग जाती है। सही कहा। तो ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देने के बारे में है। अपनी ही धुन में रहने और अपनी भावनाओं में उलझे रहने के बजाय आप मानव स्वभाव के इस महान नाटक में एक जिज्ञासु दर्शक और एक चतुर खिलाड़ी बन जाते हैं। और ये आपको असल में और अधिक रचनात्मक बनाता है। किताब का अंतिम तर्क ये है कि दूसरों के मन में झांकने की क्षमता किसी भी विषय की गहराई में उतरने की क्षमता से जुड़ी हुई है, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो या व्यवसाय हो। क्योंकि दोनों के लिए एक ही तरह के कौशल की जरूरत होती है। हाँ, अपने अहंकार को एक तरफ रखना और दुनिया को उसकी अपनी शर्तों पर देखने की क्षमता। देखने का साहस करना होगा जैसे दूसरे आपको देखते हैं। अपने हाल के किसी सामाजिक संघर्ष या गलतफहमी के बारे में सोचें। इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि दूसरे व्यक्ति ने क्या गलत किया। क्या होगा यदि आप उनके दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण करें? पूरी ईमानदारी से ये देखने की कोशिश करें कि उस टकराव को पैदा करने में आपके अपने कार्यों, आपके शब्दों के लहजे और आपकी धारणाओं ने क्या भूमिका निभाई होगी। आपको अपने भोले दृष्टिकोण के बारे में क्या पता चल सकता है?